हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषि इंदौर मैकेनिक्स और ये प्लेलिस्ट है मेरी टॉक्स नाम से। इस प्लेलिस्ट में मैं कवर करूँगा वो कुछ टॉपिक्स जो कमेंट में मुझे मिलते हैं और जिनको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। एक मेरा वीडियो था होंडा एक्टिवा माइलेज सेटिंग का। उसमें बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हमारी एक्टिवा है 3G, उसमें 25 से 30 का ही माइलेज आ रहा है, या आपने जो सेटिंग्स बताई वो हमने करी पर हमें माइलेज अचीव नहीं हुआ। और और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी कि जैसे प्लेजर में माइलेज सेटिंग कैसे करना है। तो ये तो चीज़ अलग है, पर मैं अभी जो बता रहा हूँ जो मिथ है, जो सच्चाई है कि माइलेज सेट करने के पहले हमें कुछ जो चीज़ों को देखना है कि जैसे स्पेयर्स हैं, हमारा चलाने का तरीका है। ये सब चीज़ों से भी बहुत असर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कार्बोरेटर के स्क्रू को एडजस्ट कर लेंगे आपको माइलेज में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हमें अगर बेस्ट माइलेज चाहिए है तो हमें क्या चीज़ को ध्यान देना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि आप बेस्ट चाहते हैं ना, तो सिर्फ आप कार्बोरेटर को बेस्ट ट्यून मत करो। बेस्ट हो सकता है कि वो बेस्ट ही ट्यून्ड हो। मैं आपको ये एग्जांपल है ना, ये चीज़ जो है वो मैं आपको एक मोमेंट से बताता हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आए थे जो हमारे यहाँ पहले सर्विस करवाते थे, अभी भी करवाते हैं। उनकी कंप्लेन थी ये कि मेरी गाड़ी वो माइलेज नहीं दे रही जो पहले देती थी, अभी बहुत कम हो गया है। तो हमने कुछ भी नहीं किया उनकी गाड़ी में। मैंने एज इट इज़ उनकी जैसी गाड़ी थी वैसी की वैसी मैं टेस्ट पे लेकर गया। और हमारा जो टेस्ट करने का प्रोसीजर है वो है 100 ml फ्यूल लेते हैं, एवरेज बॉटल जो आती है वो, और पेट्रोल टैंक को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कार्बोरेटर में ऑब्वियसली थोड़ा पेट्रोल रहता है, तो उस पेट्रोल को हम पूरा बर्न कर देते हैं। जहाँ तक भी गाड़ी चलती है हम उसको चलाते हैं, और उसके बाद जब गाड़ी पूरी बंद हो जाती है उसके बाद हम एवरेज बॉटल को खोलते हैं। तो मुझे अभी वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, पर अभी मेरे को जहाँ तक याद है ना, वो ऐसा था कुछ कि वो गाड़ी 100 ml में चली थी लगभग 8.3 या 8.4 किलोमीटर। उसमें भी वो बंद नहीं हुई थी, मैंने ला के रख दिया था बस। तो बात एक्चुअली में ये है कि अगर आपकी गाड़ी में सब सही है तो हो सकता है आपका चलाने का तरीका भी सही ना हो, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता होगा कि आप हाई स्पीड पर चलाते हैं या एकदम ब्रेक लेते हैं। चलाते वक्त हमें पता नहीं चलता कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो कॉन्शियसली हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पर जो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जैसे स्पेयर्स हैं, मोस्टली स्पेयर्स हमेशा फॉल्टी रहते हैं या वो नहीं होते हैं जो उसमें होने चाहिए। मैंने लगभग हर गाड़ियों में देखा है कि जो पार्ट्स कंपनी रेकमेंड करती है ना, वो गाड़ियों में लगे हुए नहीं होते हैं, और कस्टमर्स हमेशा बोलते रहते हैं। कस्टमर्स यानी कि हर कोई बोलता रहता है कि हमारी माइलेज प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है। तो यार मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करूँगा उन पार्ट्स से जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। जैसे स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग में मैं देखो आपको ये बताऊं, ये जो तीन प्लग्स है ना, एक है MR7C9N, CR6HSA, CPR7EA9। तो ये तीनों प्लग जो है ना, ये एक्टिवा में लगते हैं। ये वाला प्लग है MR7C9N, और ये लगता है होंडा की एक्टिवा जितनी भी HET मॉडल हैं, एविएटर, एक्टिवा आई, ग्राजिया, बस ये तीन ही मॉडल हैं। तो ये तीनों में है ना, ये वाला मॉडल लगता है। जो जो भी HET है ना, 3G 4G 5G, उनमें ये वाला प्लग लगता है। और ये वाला जो प्लग है, ये है CR6HSA, ये एक्टिवा ओल्ड में लगता है। और ये जो प्लग है CPR7EA9, ये प्लग है जो इन दोनों के अलावा, यानी कि बीच का जो मॉडल है जो ना HET है ना ओल्ड है, उनमें ये वाला प्लग लगता है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो प्लग्स है ना, ये प्लग्स, और अच्छा मैं इसमें बताता हूँ कि ये प्लग्स है ना, ये तो आपको होंडा का ये मैंने बता दिया। ये जो दूसरे मॉडल के प्लग्स हैं ना, ये तीनों प्लग्स अलग अलग हैं। मॉडल इनके अलग अलग है, पर ये दिखने में फुल्ली आइडेंटिकल है। आप अंतर नहीं पता कर पाएंगे जब तक आप ये मॉडल नंबर नहीं देखेंगे। तो होता ये है
कि है ना, गाड़ियों में प्लग्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ये जो प्लग है CPR 6, ये दूसरी गाड़ी के लिए, CPR 8 दूसरी गाड़ी के लिए, CPR 7 दूसरी गाड़ी के लिए। अगर ये सिमिलर ही होते, सब एक ही होता ना, तो ये 3 प्लग आज अस्तित्व में नहीं होते। तो ये है कि आप प्लग का ध्यान दीजिए। जो प्लग आपकी गाड़ी में रेकमेंडेड है ना, आप उसी को लीजिए। आपको अगर रिकमेंडेशन पता करना है तो आप आपकी गाड़ी के साथ में जो एक छोटी सी बुकलेट आती है वो आप चेक कीजिए, उसमें ज़रूर मेंशन किया हुआ रहता है कि आपकी गाड़ी में प्लग कौन सा लगेगा। और अब सेकंड जो मोस्टली एरर्स मिलते हैं गाड़ियों में, वो रहते हैं इंजन ऑयल के। तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड और, एक सेकंड और। जैसे अभी प्लग्स का मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो 2 प्लग्स हैं, इसको मार्केट में एक्चुअली में 2 प्लग के नाम से बिकते हैं, एक बड़ी चूड़ी, एक छोटी चूड़ी। पर होता यूँ है कि जो बड़ी चूड़ी वाले प्लग रहते हैं ना, उनमें ये वाले प्लग लगा देते हैं। ये बात समझ में आती है कि जैसे मार्केट में या अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है जो हमारी गाड़ी के लिए हैं, तो वो कंडीशन समझ में आती है कि चलो अभी नहीं है तो अभी डलवा सकते हैं। पर जब आप मार्केट में चले जाएं या ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी रहे, तो उसको तुरंत चेंज करवा लें। और अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आऊँ, तो सेकंड जो मोस्ट फाउंड एरर था वो था इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल में बहुत से इश्यूज ये आते हैं ना कि बहुत से लोगों ने जो पंप होते हैं वहाँ पर ऑफ़र के चक्कर में वो लोग ऑयल डलवा लेते हैं, और स्पेयर पार्ट्स की शॉप पे जाके एक ब्रांड से ऑयल लेते हैं। यार ये मेरे को बहुत गलत लगता है कि यार आप कुछ ऑफ़र के लिए या कुछ ब्रांड के नाम से आप कोई सा भी ऑयल ले लेते हैं और आप वो ऑयल आप अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। यार ऑयल कोई सा भी नहीं डलता। वो पुराना ज़माना गया जब सिर्फ एक ही ऑयल था। अभी ऐसा है ना कि अब 10-30 है, 10-40 है, 10-50 है, 5-10 है, बहुत सारे ऑयल आ गए हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी में सिर्फ ऑयल होना चाहिए, क्योंकि ऑयल तो आप सरसों का भी डाल लोगे ना तो भी गाड़ी चल जाएगी। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे जिनने गाड़ी में शहद डाल के चलाया, गाड़ी तो चली ना। पर हमें क्या चाहिए? बेस्ट माइलेज। हमें जब बेस्ट चाहिए है तो हम ऑब्वियसली हर चीज़ बेस्ट ही यूज़ करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम ब्रांड को स्पेसिफाई करेंगे। ब्रांड से नहीं, हमें आपकी गाड़ी में जैसे एक्टिवा को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हाँ, मोस्टली केसेस में। तो एक्टिवा में रिकमेंडेशन है 10W30 का। तो मैं जैसे ऑयल लेने जाऊंगा ना, तो मैं ऑयल का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं देखूंगा क्या वो 10W30 है। अगर 10W30 है तो ही मैं फिर उसको आगे देखूंगा कि ब्रांड कौन सा है, उसकी API रेटिंग क्या है, उसका जैसो सर्टिफिकेशन क्या है, और फिर वो ब्रांड कौन सा है। मेरा ब्रांड प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है, पर मेरा सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है ग्रेड, फिर है API, फिर है जैसो। तो मेरे पास एक कमेंट आया था अभी रिसेंटली जिसमें उनने कहा था कि मेरी एक्टिवा 3G है, उसमें जैसो MA का बताया गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो मैं आपको जैसे बताऊं ना कि एक मेरे पास होंडा की शॉप मैनुअल है, आप ये देख सकते हैं। ये ग्राजिया की है। होंडा में इंजन लगभग सेम ही है। तो इससे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे अभी इसमें आप एक पॉइंट देखिए, ये लिखा है रेकमेंडेड इंजन ऑयल, और यहाँ पर लिखा है ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये लिखा है होंडा 4 स्ट्रोक ऑयल। अभी जैसे आप होंडा ऑथोराइज शोरूम पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी उनके पास ऑयल की वैरायटी है, क्योंकि एक्टिवा स्कूटर के लिए उनके पास भी अलग ऑयल है और मोटरसाइकिल के अलग ऑयल है, और जो उनकी CBR या हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल आती है ना, उनके लिए भी अलग ऑयल है। तो वो ये लोग नहीं कह रहे हैं कि आपको सिर्फ होंडा का एक ही ऑयल डालना है, कोई सा भी डाल लो, नहीं। और फिर उसके बाद में उन्होंने लिखा है और इक्विवेलेंट मोटर ऑयल, API सर्विस क्लासिफिकेशन MA, और विस्कोसिटी SE 10W30। अब मैं इस बात को ना आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दूं, उनने सिर्फ बेसिक लिखा है। पर जो मेरा एक वीडियो था बेस्ट इंजन ऑयल कन्फ्यूजन क्लियर, शायद यही टॉपिक था, उसमें मैंने बताया था जैसो के बारे में। तो ये जैसे इसमें इक्विवेलेंट कह रहे हैं, तो उसमें MA दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप MA ही यूज़ करेंगे ना तो भी बेस्ट है।
या एम यूज़ करेंगे तो वो नुकसान दे जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑयल का जो जैसो है, अगर आप या MA2 भी यूज़ करते तो इंजन में एज सच कुछ असर नहीं आएगा, पर अगर आप MB यूज़ करेंगे ना तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। इट्स लाइक ये MA है और ये MB है, आपको उससे स्मूथनेस फील होगी और माइलेज में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे पास होंडा का ओरिजिनल ऑयल तो नहीं है OEM वाला, पर मेरे पास ये है इनियोस का ऑयल जो विडॉल ही बनाता है। तो ये है होंडा अप्रूव्ड फॉर्मूलेशन, आप शायद देख पा रहे होंगे, होंडा अप्रूव्ड फॉर्मूलेशन फॉर होंडा इंजन्स स्कूटर इंजन ऑयल। अभी ये होंडा ने अप्रूव कर दिया है। अभी ये चीज़ आपको समझ में आई, पीछे लिखा है जैसो MB, अगर ये भी होंडा का है और ये भी होंडा का है तो इसमें MA लिखा और इसमें MB लिखा है, मतलब आप समझ रहे हैं। अभी आप खुद एक टेस्ट कीजिएगा, आप मार्केट जाते आते ही रहते होंगे, तो आप जो होंडा एक्टिवा का ऑयल होता है ना, वो आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे चेक कीजिए या जो स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं उनके पास जाके आप चेक कीजिए, उसमें डेफिनेटली लिखा हुआ रहेगा कि ऐसे ही 10W30 जैसो MB। तो वो एक्चुअली में एक इक्विवेलेंट ऑयल बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तरह के ऑयल आते हैं। तो हमें हमको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बीच में लेना है, तो इसलिए उनने एक बेसिक चीज़ बताई है, पर हमें यूज़ स्कूटर में MB का ही करना है। पर आप MA या MA2 यूज़ करोगे ना तो उससे एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा जो फ़र्क पड़ता है ना वो हमें बहुत असर करता है। अगर 1% भी असर है ना तो आप यूँ समझ लो माइलेज 62 का ना 63 हो सकता है। तो अगर 1 किलोमीटर का भी बढ़ोत मिल रही है तो वो हमें फ़ायदा ही है उस चीज़ का। तो ये ऑयल का हो गया कि आप ऑयल भी जो स्पेसिफाइड है आपकी गाड़ी में, आपको वो चेक करना है तो आप यूज़र मैनुअल में चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी जितनी भी नई गाड़ियां ना सब में 10-30 ऑयल ही रिकमेंडेड है। स्कूटर में है MB और मोटरसाइकिल में है MA2। और API का जो है तो वो आप तो मेरे दूसरे वीडियो से आप उसमें और जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग, इंजन ऑयल, और बाकी जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें मेनली मैं कंसिडर करूँगा, जो मेरे से कमेंट में भी किसी ने पूछा था कि एक्टिवा में टायर प्रेशर क्या होता है। तो मैं ये इसी में आपको रेकमेंड करके बता भी देता हूँ कि जो होंडा कंपनी कहती है। यस, ध्यान दीजिएगा कि जो टायर प्रेशर है वो कोल्ड टायर प्रेशर है। तो यहाँ पर फ्रंट व्हील का जो कोल्ड टायर प्रेशर है वो है 22। यहाँ पर दोनों दिया हुआ है राइडर ओनली, आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोनों दिया हुआ है राइडर ओनली एंड पिलियन राइडर, मतलब जो पैसेंजर पीछे बैठते हैं। तो फ्रंट में जो दोनों प्रेशर है, दोनों कंडीशन में प्रेशर सेम ही है 22। और अगर आप पीछे वाले टायर का देखेंगे तो उसमें सिंगल चलने पर 29 है PSI और डबल होने पर 36 है। तो आप ये पिछले वाले टायर में तो आप 36 ही रखिए, क्योंकि कोई भी बंदा बैठ रहा है पीछे तो आपको ऐसा नहीं होना कि यार वो उसको बैठाने के पहले हम वो उसमें टायर प्रेशर 36 कर रहे हैं और वो उतरा कि वापस 29 कर लिया। ऐसा मत कीजिए, आप 36 ही रखिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, एयर प्रेशर से भी माइलेज में असर पड़ता है। एयर प्रेशर अगर आपने 22 की जगह 25 या 28 कर दिया ना फ्रंट में, और रियर में थोड़ा बहुत बढ़ा दिया ना, तो आपको हो सकता है कि माइलेज में इम्प्रूवमेंट मिल जाए, पर उससे आपको ना थोड़ा सा राइडिंग क्वालिटी ऐसी हो जाएगी वाइब्रेशंस ज़्यादा फील होंगे। पर अगर आपने एयर प्रेशर कम रखा तो माइलेज में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा, पर राइड आपको एकदम स्मूथ लगेगी, ऐसा लगेगा रोड में गड्ढे ही नहीं है। तो टायर प्रेशर उतना रखिए जो रेकमेंडेड है, या बहुत सोच समझ कर आप टायर प्रेशर को बढ़ाइए। और एक और जो चीज़ रहती है जैसे एयर फिल्टर है, तो वो एयर फिल्टर्स में भी कई बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल एयर फिल्टर्स होते हैं उनकी जो एयर फ्लो की कैपेसिटी होती है वो बाकी एयर फिल्टर जो नॉन जेन्युइन है, मतलब नॉन ओरिजिनल है, उनके कंपैरिजन में इनकी जो एयर फ्लो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और ये बात एक और कहनी थी कि अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है कि यार हमारी गाड़ी में कौन सा पार्ट लगेगा या क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा,
तो आप बस इतना करो कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर से पार्ट्स ले लीजिए या वहीं से सर्विस करवा लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट रहे। और या तो आप ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से ले लीजिए, पता नहीं क्या कह रहा था मैं। अगर आपको पार्ट्स का नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे चले जाइए और आपकी गाड़ी बताइए, तो वो आपको उसके लिए पार्ट्स दे देंगे। ओईएम पार्ट्स, बाकी के जो पार्ट्स हैं ना, उनसे डेफिनेटली अच्छे ही होते हैं, एक्सेप्ट ऑयल। ऑयल के अलावा बाकी सब चीज़ें ओईएम की एकदम परफेक्ट होती है। बहुत रेयर केस में उनमें कुछ इश्यूज आते हैं। तो एक ये बात हो गई, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि यार आपको बेस्ट माइलेज चाहिए तो आपकी गाड़ी को भी आप बेस्ट ही दो, तो तभी वो बेस्ट देगी। और जो दूसरी बात थी चलाने की कंडीशंस जो रहती है, तरीका, वो मैं आपको ज़रूर जल्दी बताऊंगा। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा वीडियो बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, मैं ऐसे समझा नहीं सकता उसको। तो पर उसका जो बेसिक जो है कि चलाने का जो बेस्ट माइलेज अचीव करने के लिए जो तरीके हमें देखने चाहिए, वो बस इतना रहता है कि आप उतना ही एक्सलरेट करो जितने की आपको ज़रूरत है। और आपको दिख रहा है कि सामने हमें रुकना है, तो आप फिर उसको ना एक्सलरेट ज़्यादा मत करो, उतना ही एक्सलरेट करो कि उतने में आपकी गाड़ी वहाँ पहुँच जाए। ब्रेक जो रहते हैं वो बेसिकली पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप ये समझ लो कि आप जब जब ब्रेक लगा रहे हो ना, तब तब पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब वो माइलेज को ड्रॉप कर रहा है। ऐसा आप समझ सकते हो, हालांकि है भी वो ऐसा ही, पर ये एक तरीका है जिससे हम माइलेज को अच्छे से अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप कार्बोरेटर में एडजस्टमेंट यूं ही नहीं करेंगे, आप पहले इन सब चीज़ों को चेक कीजिए। उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें सही हैं, उसके बाद कार्बोरेटर को आप टच कीजिए। अगर वो नहीं होता है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपसे अभी भी कि आप करना चाहते हैं तो कीजिए, पर बहुत बारीकी से उसे चेक कीजिए। अगर आपके पास टैकोमीटर नहीं है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो 3 साल लग गए थे कार्बोरेटर को प्रॉपर सही से सेट करने में। तो मुझे नहीं लगता कि, खैर ऊपर वाले ने सबको अपना अपना हुनर दिया है। तो आप अब समझ गए हैं चीज़ों को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का इस बारे से अब टॉपिक ख़त्म हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें रहे जो मैं कभी भूल गया हूँगा, तो आप कमेंट पे बताइए, मैं उसको वापस जो मेरी प्लेलिस्ट है टॉक्स, उसमें मैं कवर करूँगा। और आप खुद का ध्यान रखिए, और जो अपने अड़ोस पड़ोस में हैं या जो भी अभी अच्छी हेल्दी हैं, उन सब का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कम से कम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हाथ साबुन से ही धोएं। और बस, हैप्पी राइडिंग, टेक केयर।